हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं। आज हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और इसके नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कूलम्स लॉ बेसिकली हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बनती है ना चार्जेस के बीच में, तो हमें दो चीज़ें बताता है कि फोर्स कितनी होगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है ना कूलम्स लॉ। तो दो चीज़ें बताता है, यानी कि आपको कंप्लीट फोर्स वेक्टर दे देगा ना कि कितनी फोर्स होगी दो चार्जेस के बीच में और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें कूलम्स लॉ से पता चलेगी। लेकिन कूलम लॉ की एक मेजर लिमिटेशन ये है कि केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए आप इसको लगा सकते हैं ना, यू कैन ओनली अप्लाई इट फॉर पॉइंट चार्जेस। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कुछ नोटेशन सेट कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक चार्ज Q1 चार्ज है और एक चार्ज हमारे पास Q2 चार्ज है, और अपनी सहूलियत के लिए हम इनको दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे, राइट। तो जो चार्ज Q1 है इस पे चार्ज Q2 फोर्स लगाएगा ना, तो उसको हम बोलेंगे F12। F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। जो चार्ज नंबर 2 चार्ज नंबर 1 पे फोर्स लगा रहा है, इसको इधर को धक्का मारेगा तो वो फोर्स जो है हमारी वो F12 कहलाएगी। और F21 क्या होगा? जो चार्ज Q2 पे अपना चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा है ना, तो चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 1, दैट इज बेसिकली F21। तो ये हमने स्टैंडर्ड नोटेशन बना ली जो हम हमेशा यूज करेंगे। तो एक चीज हमें पक्का पता है कि F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो बीच में क्या साइन लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। अगर चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा ना, तब भी ऐसा ही होगा, घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, क्या करना है। अभी हम फिलहाल एक बार कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि F12 विल बी नेगेटिव ऑफ F21, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। और जो फोर्स एक्ट करती है ना, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, है ना। तो इनके जो सेंटर्स है ना पॉइंट चार्जेस के, उसके अलोंग जो लाइन बन रही है हमारी, ये जो लाइन सेगमेंट बनी, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो अपनी फोर्स उसी के अलोंग लगेगी। मतलब फोर्स इधर को नहीं लगेगी, इधर को नहीं लगेगी, इधर को नहीं लगेगी, उस लाइन के अलोंग लगेगी। तो ये दो बातें हो गई हमारी, है ना। अब ये जो फोर्स आती है ना, वो देखा गया है कि फोर्स एक तो दोनों चार्जेस पे डिपेंड करती है, ठीक है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। और डिस्टेंस के ना इनवर्स प्रोपोर्शनल रहती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। आर क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, तो उसके इनवर्स इनवर्स रिलेशन स्क्वायर आर स्क्वायर के साथ फॉलो करती है। बेसिकली आप जितना डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे उतनी फोर्स कम हो जाएगी, और जितना डिस्टेंस कम कर देंगे उतनी फोर्स आपकी बढ़ेगी। तो इन दोनों को हम एक फॉर्मूला में इस तरह से एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो कूलम्स फोर्स का ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि आपको मैग्नीट्यूड देगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो K होता है ना, ये जो K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में चार्जेस रखेंगे, कि भाई एयर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, कहां रखे हैं ना चार्जेस, व्हाट इज द मीडियम ऑफ द चार्जेस वेयर दे आर केप्ट, है ना। तो वो मीडियम क्या होगा? तो फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए या एयर के लिए ना, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये इसके SI यूनिट्स है ना, ये SI यूनिट्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो आप यहां से निकाल सकते हैं ना, फोर्स के न्यूटन हो गया, ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलम कूलम आएगा तो नीचे कूलम स्क्वायर, ये तो यहां से ड्राइव कर सकते हैं। तो 9 इंटू 10⁹ ये वैल्यू आपको यूज करनी है अगर आप सारी क्वांटिटीज को, मतलब चार्जेस को और डिस्टेंस को SI यूनिट में रख रहे हैं। अगर आप ऐसा यूनिट में रख रहे हैं तो K की कितनी वैल्यू डालेंगे? 9 इंटू 10⁹ और अगर आप ये सारी तीनों वैल्यूज CGS यूनिट्स में रख रहे हैं तो K की वैल्यू कितनी लेंगे? फिर K की वैल्यू 1 लेंगे। लेकिन कहां पे लेंगे? केवल फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या फिर एयर में। अगर मीडियम कुछ और होगा तो K की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे K किस पे ऊपर डिपेंड करता है और कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमें अगर K की जरूरत पड़ेगी, अगर हम फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, एयर में, और हम ऐसा यूनिट यूज करें तो 9 इंटू 10⁹ एंड CGS यूनिट में 1। और इस इक्वेशन में आपको चार्जेस को विदाउट साइन डालना है, ठीक है। चार्जेस को विदाउट साइन डालना मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, आप दोनों को ही एज अ पॉजिटिव डालेंगे, और जो
आपकी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? लॉजिक से निकालेंगे भाई, लॉजिक से निकाल सकते हैं ना। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों एक साइड के एक साइन के चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों रिपेल करेंगे। तो वो डायरेक्शन आप लॉजिक से निकालना, और साइन जो है वो विदाउट साइन यहां पे पुट करना चार्जेस। तो ये आपको केवल मैग्नीट्यूड दे पाएगा, ये डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। डायरेक्शन आपको लॉजिक से निकालनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्शन लॉजिक से नहीं निकालना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म भी होती है कूलम्स लॉ की, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी वेक्टर फॉर्म में फिर डायरेक्शन भी निकलेगी। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये। इसका आपका ग्राफ भी बन जाएगा ना, मतलब ये फोर्स और आर का ग्राफ है बेसिकली। ऐसा ग्राफ अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप हाइपरबोला में देखते हैं ना, हाइपरबोला में ऐसा ग्राफ देखते हैं ना, y इज इक्वल टू 1/x टाइप का ग्राफ है। तो वैसा ये y f इज इक्वल टू यहाँ पे 1/r स्क्वायर का ग्राफ है ना, उस तरह का ग्राफ है। इसमें ऐसा है कि अगर आप r को 3 गुना कर दोगे तो फोर्स आपकी f/9 हो जाएगी ना, 1/9 हो जाएगी बेसिकली। आप देखो यहाँ पे अगर आप r को बढ़ा देते हो ना, 3r कर देते हो, तो फोर्स आपकी ओरिजिनल फोर्स से क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। अगर आप फोर्स को डबल करते हो, ये जनरली हमें करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, तो ये आप ऐसे मैनुअली इनको याद रख सकते हैं ना। ये छोटी छोटी चीजें याद रख लेंगे, कमिट टू मेमोरी, तो आपको बार बार ये इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाना नहीं पड़ेगा। तो आपके पास अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो तो फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को 1/3 करते हो तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को घटा देते हैं, हाफ कर देते हो, तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स, है ना, समझ गए ना। तो वो तो इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ आप फॉलो कर सकते हैं, F1/F2 R1/R2 लगा के, दैट इज वेरी सिंपल। चाहो तो मैं एक करके भी दिखा सकता हूं आपको कि अगर पहले आपकी फोर्स F1 थी और लेट से पहले आपका यहाँ पे ये कांस्टेंट K मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर था। अब आपकी फोर्स लेट से F2 हो गई। आपने डिस्टेंस को क्या किया? आपने 3r स्क्वायर कर दिया ना, 3r1 स्क्वायर, बेसिकली 3 गुना कर दिया। तो 3r1 का होल स्क्वायर आपने कर दिया, तो ये क्या आ गया? K/9r1 स्क्वायर आ जाएगा। तो K/r1 स्क्वायर तो पहले से क्या था? वो F1 था, तो F1/9 आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई? F1/9। वो तो आई थिंक एवरीवन कैन डू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यार ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगी ना, उनका मास है। तो अगर दोनों सेम चार्जेस है, मान लो सेम चार्जेस है, तो वो रिपेल ही क्यों करते हैं? वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ चली गई भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होनी चाहिए ना। तो देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे ये हमारा चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 × 10⁻³ kg। तो हमने क्या करा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ओवर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाल ली, K/Q1/Q2/r² G/m1m2/r²। तो K की वैल्यू डाल दो यहाँ पे ऐसा यूनिट्स में, Q1 Q2 की वैल्यू तो सेम ही है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, r² आपका कैंसिल आउट हो गया। G की वैल्यू हमने डाल दी, m1m2 की वैल्यू यहाँ से सेम ही डाल दी, तो उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 टाइम्स ग्रेविटेशनल पुल है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बहुत कम है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? बहुत कम। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का आपस में ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा भी, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे, अगर सेम चार्जेस के हैं, सेम टाइप के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं ना। तो इसलिए आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम इग्नोर कर देते हैं यार, है ना, बहुत ही कम है, उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो फाइनली हम वैसे तो माइनस करनी चाहिए ना, अगर दो चार्जेस रिपेल हो रहे हैं और इधर से पुल कर रहा है, तो वैसे तो नेट इफेक्ट है, जो नेट रिपल्शन होगी वो थोड़ी सी तो कम होगी एक्चुअल में से, बट ये बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं 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 ज़्यादा गुना बड़ी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.6 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन, ठीक है, 0.06 मीटर अपार्ट 5 न्यूटन आपके फोर्स है। इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर। आपने क्या करा ना, 0.01 मीटर से दोनों चार्जेस को मूव कर दिया, पहले को भी 0.01 से, दूसरे को भी 0.01 से, एक दूसरे की तरफ। तो अब इफेक्टिव डिस्टेंस कितना रह जाएगा? अगर 0.06 था हमारे पास, तो एक चार्ज 0.01 आया इसके पास और दूसरे वाला भी 0.01 दूसरे वाले के पास आया, तो इफेक्टिवली कितना रह गया? इफेक्टिवली 0.04 रह गया हमारे पास नया डिस्टेंस। अब हमें नई फोर्स निकालनी है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो हमें इनवर्स रिलेशन पता है कि F2 R2 के साथ ऐसे होगा और F1 R1 के साथ इस तरह से इनवर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दें, R1 की वैल्यू 0.06, R2 की वैल्यू 0.04, ऊपर स्क्वायर आ रहा हमारा, तो ये बन गया 9/4, ठीक है, 3/2 आया था तो 9/4। तो F2 कितना हो जाएगा? 9/4 टाइम्स F1। F1 आपको ऑलरेडी दे रखी है 5 न्यूटन, तो
इसको मल्टीप्लाई किया तो 11.25 न्यूटन, दैट इज योर बी ऑप्शन हमारी मैच हो रही है। क्लियर, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, SCRA के एग्जाम में आया था पहले ही। ओके, 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये दोनों रिपेल करते हैं विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। इनके बीच में फोर्स कितनी है? 40 न्यूटन की फोर्स है। कह रहा है इफ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज हम दोनों में ऐड कर देते हैं, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, दोनों के बीच की फोर्स कितनी होगी? तो पहले फोर्स 40 न्यूटन थी, तो F1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पहले के चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। इसमें आपने -5 करा तो -2 रह जाएगा, और इसमें आपने -5 करा तो 3 रह जाएगा। तो नई फोर्स क्या आएगी? K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर है ना, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो चेंज करानी। तो F2 अपॉन F1 करेंगे तो K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर एंड K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर कट गया, K कट गया, तो बेसिकली क्या आ गया? Q1 डैश Q2 डैश Q1 Q2। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास है ना, Q1 डैश की वैल्यू डाल दी, Q2 की वैल्यू डाल दी, Q1 की वैल्यू डाल दी एंड Q2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो ये सारी वैल्यूज डल गई। वंस वी आर सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आ गया? F1 की भी वैल्यू है ना हमारे पास, 40 न्यूटन की फोर्स थी पहले, तो 40 न्यूटन यहाँ पे डाल दिया, तो F2 अपॉन 40 इज इक्वल टू -1/4, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? -10 न्यूटन आ गई, दैट इज योर ए ऑप्शन। तो ये भी हमारा SCRA का पुराना क्वेश्चन, अभी जेईई मेंस में आ सकता है ना, नीट में आ सकता है, ऐसा सवाल है। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म में दो चीजें हैं, एक तो है भी दिमाग वाली फॉर्म जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और एक है फॉर्मूला बेस्ड फॉर्म। तो आपको दोनों में से जो पसंद आए आप वो फॉर्म यूज कर लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे को सेकंड वाला जो मेथड है वो ज्यादा बढ़िया लगता है। देखें तो कहता है वेक्टर फॉर्म में आप कूलम्स लॉ को लिख सकते हो K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। सबसे पहले तो ये R क्यूब कहां से आ गया? पहले R स्क्वायर होता था, ठीक है, तो वो मैं आपको अगला जब मेथड समझाऊंगा ना उसी में पता चलेगा कि R क्यूब क्यों बन रहा है, वो मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा। फिलहाल आप इसको एज अ फॉर्मूला देख लें, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। अब R वेक्टर क्या होता है ना, R वेक्टर उस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। जैसे Q2 के ऊपर मान लो फोर्स लग रही है ना, तो Q1 लगा रहा है, तो R वेक्टर आपको Q1 से लेके Q2 तक चलेगा। आर वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स एक्सर्टिंग पार्टिकल। जो पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वहां से शुरू करके जिस पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, जो बंदा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसके ऊपर है ना, तो ये आर वेक्टर हमारा इस तरह से बनेगा। तो यहां से लेके यहां तक बेसिकली आपको यहां से अगर इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तो अगर ये बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, तो आपको B-A करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना, हर बार दिमाग लगाना पड़ेगा, उतना पेपर में समय नहीं होता, बट फिर भी एक बार मेरा बताना फर्ज बनता है कि एक्चुअल में तो K Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता है। अब मैं आपको एक्चुअल में वर्किंग बताता हूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, जब आपके पास वेक्टर फॉर्म में सारा कुछ दिया हुआ और आपको फोर्स वेक्टर चाहिए, हम एग्जांपल भी कर लेंगे, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले Q1 चार्ज पॉजिटिव लिया मैंने, यहाँ पे Q2 चार्ज भी पॉजिटिव लिया। नो डोंट वरी, अगर एक नेगेटिव भी होगा या दोनों नेगेटिव भी होंगे तब भी मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे आपके पास F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। तो F12 निकाल के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करें कि अगर इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है ना, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए, तो ये डिस्टेंस R है, तो R2 माइनस R1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना। आपको पता ना कि अगर एक पॉइंट A वेक्टर है, एक का B वेक्टर है, तो अगर आप यहां से यहां तक ऐसे वेक्टर बना रहे हैं तो ये वेक्टर कैसा बनता है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर बनता है ना। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में वेक्टर बनाऊंगा यहां से लेके यहां तक, तो वो क्या बनेगा? R2 माइनस R1। और अगर मैं इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो वो कैसे होगा? R1 माइनस R2 से, ठीक है। बट एक बात पक्की है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा ना। बेसिकली R जो होगा वो R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड के बराबर और R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब दोनों के दोनों R के बराबर है। R क्या है? दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, और क्या भाई। तो F12 क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड है। और F12 की डायरेक्शन क्या है? इधर को डायरेक्शन है। और डायरेक्शन के लिए किसको यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। जो यूनिट वेक्टर, जैसे आप याद है ना, I कैप J कैप, ये यूनिट वेक्टर होते थे जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे ये यूनिट वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, इधर को है ना, ये इस फोर्स की डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। और वो क्या है? वो R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर है। ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि यार कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड होता है, वहीं से तो आता है यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूं ओरिजिनल वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड।
R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो R के बराबर है, तो ये R और ये R स्क्वायर मिलके क्या बना लेंगे, R क्यूब बना लेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला में दिखने में क्या दिखेगा, KQ1Q2 अपॉन R क्यूब, KQ1Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R1 माइनस R2, KQ1Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R1 माइनस R2। इसमें आपको Q1 Q2 जो है ना, इसमें आपको जो Q1 Q2 है वो कैसे साइन करने, वो विद साइन डालने, आपको विद साइन डालने Q1 Q2। अपने आप ये फॉर्मूला हैंडल कर लेगा, अट्रैक्शन रिपल्शन सब हैंडल कर लेगा। बस आपको क्या करना है, जो आप Q1 Q2 डालोगे वो आप विद साइन डालोगे, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर F21 लिखना है मेरे को तो कैसे लिखूंगा, KQ1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहां पे 2 है ना तो R2 माइनस R1, यहां पे 1 2 है तो R1 माइनस R2, यहां पे 2 1 है तो R2 माइनस R1। सिंपल है ना, यहां पे 2 1 है तो इधर 2 इधर 1, इधर 1 2 है तो इधर 1 इधर 2। विद साइन डालेगा सारा कुछ अपने आप क्या आएगा, सही आएगा ना, विद साइन डालेंगे तो सारा कुछ सही आएगा। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। मान लो चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है, जो कि पोजीशन वेक्टर इस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर पे पड़ा है, और एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का जो इस पोजीशन वेक्टर पे पड़ा है। आपको बोला गया है कि फोर्स F21 वेक्टर जो है वो आपको बतानी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द वेक्टर फॉर्म आपको बतानी है, और वैक्यूम में जूम आप कर सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको बतानी है F21 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इसको मैं चार्ज 1 मान रहा हूं और इसको मैं चार्ज नंबर 2 मान रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इधर -3 का माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब देखिए मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, बट मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा, चिंता ना करिएगा। तो R1 वेक्टर क्या है, ये पहले वाला वेक्टर R1 वेक्टर मान लिया। दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये हमारा R2 वेक्टर हो गया ना, R1 वेक्टर R2 वेक्टर दोनों हो गए। उसके बाद R2 माइनस R1 निकाल के रख लें, R2 माइनस R1 क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये -I प्लस 2J -6 के, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड निकालता आता ना √(x² + y² + z², तो √41 आ गया, ठीक है। तो F21 क्या होगा, KQ1Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R2 माइनस R1, है ना, बोला था ना 2 और 1 है तो सिंपल R2 माइनस R1 लिखो। तुम चिंता ना करो, बिल्कुल सही फोर्स आएगी। तो यहाँ पे K आया 9 × 10⁻9। उसके बाद Q1 का चार्ज 2 माइक्रोकूलम, Q2 का चार्ज -3 माइक्रोकूलम, है ना, विद साइन डाल दो, विद साइन डाल दो। R2 माइनस R1 वेक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो -I 2J -6 के वो यहाँ पे डाल दिया और नीचे R क्यूब की वैल्यू डाल दी। इसको सिंप्लीफाई करो, ये माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर देना इस वेक्टर में, तो अपने आप तुम्हारे पास फोर्स वेक्टर आ जाएगा जो कि ऑप्शन के साथ मैच होगा। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ से मैच हुआ। एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में फोर्स क्या होनी थी, इस डायरेक्शन में आनी थी, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होनी थी, है ना। तो वेक्टर कैसा बनना था, R1 माइनस R2 वेक्टर बनना चाहिए था, है ना। अगर मैं लॉजिक से देखता तो कैसे बनता, ये माइनस ये R1 माइनस R2, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो R1 माइनस R2 बनना चाहिए था। बट सर आपने तो R2 माइनस R1 लिख दिया। अरे मैंने वो लिखा तो मैंने यहाँ पे माइनस भी लगा दिया, मेरा ये वाला माइनस इसमें जाएगा ना, जब ये वाला माइनस इसमें जाएगा तो अपने आप इसको क्या बना देगा, R1 माइनस R2 बना लेगा ना। ये लास्ट वाले जो मैंने अभी 30 सेकंड में बोला ना, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा। तो ये मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों माइनस साइन डालने से हमारी फोर्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, अपने आप सारा कुछ सही कैसे आ रहा है। विद साइन डालेंगे तो सही अपने आप आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। आप सिंपल फॉर्मूला पिक करो, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया, इसमें विद साइन डालो। अगर F12 है तो R1 माइनस R2, अगर F21 है तो R2 माइनस R1, ठीक है। तो नोटेशन चेंज मत करना, अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, आप ऐसा मत करिएगा। एक क्वेश्चन करते हैं और, 2 small balls having equal positive charge Q on each are suspended by 2 insulated string of equal length L मीटर, ठीक है। तो ऐसे करके बॉल्स है तो L लेंथ से हमने सस्पेंड करा यहाँ पे इसको, फ्रॉम अ हुक फिक्स्ड टू अ स्टैंड, ठीक है। द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देर इज नो ग्रेविटी। खाली बैठे हैं तो स्पेस में चले गए, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, स्टेट ऑफ वेटलेसनेस है, तो मतलब ग्रेविटी की चिंता आपको करनी नहीं है। तो एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज व्हाट। तो दो चीजें बतानी है आपको, जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक तो स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना होगा और टेंशन कितनी होगी। अरे भाई एंगल तो बहुत आसान है, सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे, तो जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे तो कितना एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल अपने का बन जाएगा। सिंपल सी बात है, तो एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। अब सर टेंशन कितनी होगी, चिंता नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बहुत आराम से आएगी। देखिए के की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, छोटी क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो के क्या होता है ना, 1/4πε होता है। ये मैंने यहाँ पे अभी बताया नहीं है, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो के क्या होता है 1/4πε होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन आपकी क्या होती है, परमिटिविटी होती है। कुछ देर के लिए आप चाहो तो इसको के भी डाल सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि यही डालना है। अब वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लेना था तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ा क्योंकि ऑप्शन फ्री मैच होती थी। तो समझ लो तुम, ये के ही लिखा हुआ है ना, इसकी ये बेसिकली के की वैल्यू, इससे घबराना मत, सारा लेक्चर
बेसिकली ये मत सोचना कि हमें समझ में नहीं आ गया कहाँ से आ गया, चिंता ना करना, आगे वाले लेक्चर्स में पता चलेगा। तो ये हमारा क्या है, ये एक तरह से के है, तो Q1 Q2 अपॉन आर कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, एल हो जाएगा ना डिस्टेंस, तो 2L हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू द टेंशन। यही तो होगी टेंशन। हमें डायरेक्शन हमने कैसे निकाल ली, डायरेक्शन तो फोर्स की बेसिकली रिपल्शन होगी ना, तो इसके लॉन्ग, वैसे भी हमसे डायरेक्शन तो पूछी नहीं थी, हमसे टेंशन पूछा था और एंगल पूछा था। एंगल हमने बता दिया कि भाई 180 डिग्री होगा और टेंशन कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर जे एडवांस का क्वेश्चन हो गया। दो लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की, एक मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ जो कि हमारे काम की है। हमारे काम की कौन सी लिमिटेशन है, पहले वाली, क्या कि केवल और केवल पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई करना, जहां मन किया वहां मत अप्लाई कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। दूसरा, सिंस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस क्या होते हैं ना, रेस्ट पे होते हैं, मोशन पे तो होते नहीं। तो वैसे तो कूलम लॉ चार्जेस जब दोनों रेस्ट पे हो तभी लगाना चाहिए, ठीक है, हम लोग तो तभी लगाते हैं। हमारे केसेस में बोथ द चार्जेस विल बी रेस्ट एंड वी विल बी अप्लाइंग द कूलम लॉ, दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे और हम कूलम लॉ अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर दोनों चार्ज मूव करते हुए तो पक्का के कूलम लॉ लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आएंगे जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में फिर पढ़ेंगे ना, सारी फिजिक्स इंटर रिलेटेड है यार, तो मेरे को बहुत बात बोलना पड़ेगा कि आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट बाय द एंड ऑफ द होल क्लास 12 फिजिक्स सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। तो बोथ चार्जेस मूविंग पे कूलम लॉ नहीं लगाने का। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है ना और एक मूव कर रहा है तब कूलम लॉ एप्लीकेबल है, बट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब एप्लीकेबल है। कोई पूछे तो उसको बोलने का कि हाँ एप्लीकेबल है, लेकिन हम लगाते नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे एक मूविंग पे है तो हम नहीं उसको स्टडी करते, बट वैसे एप्लीकेबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टू स्फेयर्स इक्वल स्फेयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज, ठीक है, दोनों स्फेयर्स को आइडेंटिकली चार्ज किया, Q यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेपरेटली, when they are placed at a distance of 3r from center to center where r is the radius of either sphere, the force of repulsion between them, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, के की वैल्यू, ये फिर से के आ गया ना, दिस इज नथिंग बट के, आप इसको के समझ लो, तो ये के आ गया, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस आ गया 3r का होल स्क्वायर। तो बंदे क्या करते हैं, बंदे ये वाला ऑप्शन लगा देते हैं, ये वाला, ये गलत है। क्यों गलत है? अरे यार स्फेयर्स पे थोड़ी ना यार चार्ज, अगर स्फेयर को चार्ज दे रहे तो वहाँ कूलम लॉ नहीं लगा सकते भाई, वी कैनॉट अप्लाई कूलम लॉ, कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, कूलम लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है, यहाँ नहीं लगा सकते यार। बड़े बड़े स्क्वायर हैं, टू रेडियस दे रखी है आपको ना, डिस्टेंस 3r फ्रॉम सेंटर वेयर r इज द रेडियस ऑफ ईदर स्फेयर, तो इतनी रेडियस r रेडियस वाले स्फेयर पे आप नहीं लगा सकते, दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस है ही नहीं, है ना। देखिए डिस्टेंस बीच में कितना है, डिस्टेंस है 3r और रेडियस है r, तो ये तो पॉइंट चार्जेस हो नहीं सकते ना, बहुत बहुत बड़े बड़े स्फेयर्स हैं, है ना। हाँ अगर डिस्टेंस ऐसा होता कि डिस्टेंस होता हमारा बीच में 10 किलोमीटर और इसकी रेडियस होती 1 मीटर, है ना, रेडियस होती स्फेयर की 1 मीटर और डिस्टेंस होता 10 किलोमीटर, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये हमारा चार्जेस जो है ना वो पॉइंट चार्जेस है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू, डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू आपको पॉइंट चार्जेस देखने। अब डिस्टेंस 3 आ रहा है और रेडियस आपकी r तो ये तो पॉइंट चार्जेस नहीं हुए, ठीक है। और एक्चुअल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना तो सारा चार्ज आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रहेगा, इधर थोड़ा थोड़ा रहेगा और इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूर दूर जाएगा ना चार्ज जितना दूर जाना चाहेगा पॉजिटिव, जितना दूर जा पाएगा उतना दूर जाएगा ना, तो यहाँ पे इधर को जाएगा, इसमें इधर को जाएगा, यहाँ पे थोड़ी कम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इधर थोड़ी डेंस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इधर कम होगी ना, ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट डजंट मैटर, बट हमारा आंसर क्या आना था, नन ऑफ दीज आना था, ठीक है। आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई PDF डाउनलोड करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं ना। तो मैंने इस तरह से बनाया ताकि कम से कम समय में आपका पूरा थ्योरी कवर हो और आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, ज़्यादा रिवीजन कर सको और ज़्यादा नंबर इन दी एंड ला सको, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में और कूलम लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, पॉलीगन में देखेंगे, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। तो अगले लेसन में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।